ड्रामे की शुरुआत विनी से होती है, जो कि फ्राइड राइस और नूडल बेचने का काम करती है। चूंकि उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम था, इसीलिए ग्राहक उससे बहुत ही ज्यादा खुश थे। ऊपर से वो बहुत ही टेस्टी फ्राइड राइस बनाती थी। इधर हम फैंग को देखते हैं, जो कि इसी एरिया में इंटर करता है, जहाँ उसका ड्राइवर कहता है कि बॉस, क्या आप श्योर है कि आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता है कि लड़की आपके लायक है। तो फैंग कहता है कि चूंकि इसका फेस दादी तांग से मिलता है, जब वो यंग थी तो बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी, बस मुझे इसी बात का फायदा उठाना है। जिस पर ड्राइवर कहता है कि पर बॉस, आपको एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, फिर आप मिस यान को क्या जवाब देंगे, जो कि आपकी एक्चुअल मंगेतर है। तो फैंग कहता है कि मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ, वो रिच परिवार की बिगड़ी हुई औलाद है और मैं ऐसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इतना कह करके वो कार से उतरने वाला होता है, तब तक लोग पीछे से हल्ला करने लग जाते हैं कि सड़क का प्रबंधक आ रहा है। ये सुनकर के तो विनी अपना ठेला लेकर के वहाँ से भाग खड़ी होती है, जिसके पीछे पीछे ग्राहक दौड़ रहे होते हैं, जिन्होंने उसे एडवांस में पैसे दिए थे। अब कुछ दूर जाने के बाद में विनी अपने ठेले को स्टॉप करती है और सभी ग्राहक का सामान पैक करके उन्हें दे देती है। तभी वहाँ पर फैंग जाता है और उससे पूछता है कि तुम विनी हो ना? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं विनी हूँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? जिस पर फैंग उससे पूछता है कि तुम कितने सालों से यहाँ पर ठेला लगा रही हो? तो विनी कहती कि पिछले 10 सालों से। जहाँ फैंग उसे ये भी पूछता है कि क्या तुम अनाथ हो? तो वो कहती कि हाँ। ये सुनकर के तो फैंग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस बात पर विनी कहती कि आप तो दिखने में काफी अच्छे खासे लग रहे हैं, फिर आप इस तरह की क्रूएल बातें कैसे कर सकते हैं? जिस पर फैंग उसे दादी तांग की फोटो दिखाता है, जो कि यंग टाइम की होती है, जिसे देख करके तो विनी शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि तू बिल्कुल मेरी जैसी दिख रही है। तो फैंग कहता है कि बस मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास में आया हूँ, क्योंकि मेरे पास में एक डील है तुम्हारे लिए। इतना कह करके वो उसे अपने साथ पकड़ करके ले जाने लगता है। तो विनी कहती कि आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं? तो फैंग कहता है कि मैं तुमसे शादी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर के तो विनी हैरान रह जाती है और कहती है क्या बकवास कर रहे हैं आप, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, और वैसे भी मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि आपके हाथ पैर तोड़ करके रख देगा, इसीलिए मुझसे दूर रहिए। जिस पर फैंग उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है कि मैं कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ जिसे तुम इतनी आसानी से रिफ्यूज कर दो। ये सुनकर के उसका कार्ड देखते हुए फिर फैंग को ऊपर से लेकर के नीचे तक देखती है और सोचती है कि दिखने में तो इंसान ठीक लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसके ऊपर शक हो रहा है, कहीं मुझे बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, कहीं ये ह्यूमन ट्रैफिकर तो नहीं है। और यही सब सोच करके वो उसका कार्ड वापस करते हुए कहती कि मुझे सुंदर लड़कों से काफी ज्यादा एलर्जी है, मुझे आपकी कोई भी जरूरत नहीं, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए। जिस पर फैंग उससे हंसते हुए कार्ड अपना लेता है और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा कर देता है, जिस पर गार्ड्स उसे पकड़ करके उठा करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। जहाँ फैंग उसे अपने साथ में अपने मेंशन में लेकर के जाता है, जिसे देख करके तो विनी काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा लग्जरी मेंशन कभी भी नहीं देखा था, जहाँ बहुत सारी मेट्स भी होती है। विनी तो जैसे खो ही जाती है, जहाँ कुछ मेट्स आपस में बात कर रही होती है, जहाँ विनी उनकी बातें सुनने लगती है। वो मेट्स कह रही होती है तो बिल्कुल दादी तांग की जैसी दिखती है, लगता है कि उनकी पोती है। लेकिन फिर मिस यान का क्या होगा? वो तो इस लड़की को मार ही डालेंगी, क्योंकि वो तो मिस्टर फैंग से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। ये सुन करके तो विनी की होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लग जाती है कहीं ऐसा न हो कि फैंग की असली मंगेतर मुझे मार ही डाले। कुछ देर के बाद में फैंग विनी को दादी की फोटो के सामने लेकर के जाता है, जहाँ वो उनकी फोटो के सामने अगरबत्ती जलाती है। अब फैंग उसके सामने ये बात कन्फेस करता है कि वो यान से शादी नहीं करना चाहता है, और दादी तांग ने कहा था कि अगर मैं उनकी पोती को ढूंढ करके उससे शादी कर लेता हूँ तो उनकी सारी विरासत उसके नाम हो जाएगी। तो विनी कहती कि अच्छा, तो आप यान से शादी नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं दादी तांग की पोती होने का नाटक करूं और आपसे शादी कर लूं, ताकि उनकी सारी विरासत आपको मिल जाए। तो फैंग कहता है कि वैसे तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुमने बिल्कुल सही समझा। इतना कह करके वो उसे एक फाइल देता है और कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, जैसे ही तुम मुझसे शादी करोगी दादी की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाएगी, लेकिन इसमें सारी शर्तें लिखी हुई है कि जब हम तलाक ले लेंगे तो सारी संपत्ति मेरे नाम पर वापस से ट्रांसफर हो जाएगी और मैं इसके बदले तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। ये सुनकर के तो विनी काफी हैरान रह जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में मेरे अच्छे रिलेशनशिप है और मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती हूँ, और वैसे भी मिस यान आपके मंगेतर है, अगर उन्हें पता चला कि मैंने उनकी जगह ले ली है तो मुझे पीट पीट करके मार डालेंगी, और वैसे भी मैं मरना नहीं चाहती हूँ। ये सुनकर के फैंग हंसते हुए कहता है कि तो बड़ी अजीब बात है कि तुम एक छोटा सा ठेला लगा करके अपना जीवन यापन करती आ रही हो, और मैं यहाँ पर तुम्हें इतना बड़ा ऑफर दे रहा हूँ और तुम इसे ठुकरा रही हो। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और लड़की रहती तो इतना बड़ा ऑफर कभी भी नहीं ठुकराती। जिस पर विनी कहती कि मैं मानती हूँ कि पैसा बहुत ही कीमती चीज होता है, लेकिन मुझे अपना परिवार बहुत प्यारा है और मैं अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती हूँ। तभी विनी के पास में उसके कर्जदार का कॉल आता है, जो कि उसके ऊपर चिल्लाते हुए अपने पैसे मांगने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगा। ये सुन करके तो फैंग की हंसी छूट जाती है और कॉल कटने के बाद में वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज भर सकता हूँ। इतना कह करके वो उसे अपना ब्लैक कार्ड ऑफर करता है और कहता है कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, तुम जितने चाहे उतने पैसे इसमें से खर्च कर सकती हो और अपने सारे कर्ज इसमें से भर सकती हो। ये सुन करके तो विनी शॉक्ड रह जाती है और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कहीं पैसे देने के बदले मुझसे कोई कीमती चीज तो नहीं मांगने लग जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उसके पास में कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, इसीलिए वो उस कार्ड को लेने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इतने पर बाहर से यान हल्ला मचाने लगती है और कहने लग जाती है कि मैंने सुना है कि फैंग किसी लड़की को घर लेकर के आए हैं। तो बटलर उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर हल्ला मत मचाइए, बॉस अंदर कुछ जरूरी काम
कर रहे हैं, लेकिन यान मानने के लिए तैयार नहीं होती है और उसकी आवाज सुन करके तो विनी काफी डर जाती है और वो सोचने लग जाती है कहीं मुझे मारी न डाले, इसीलिए वो उसके अंदर घुसने से पहले वहाँ से भाग खड़ी होती है। इधर यान अंदर आकर के फैंग से पूछती कि मैंने सुना है कि आपको आपकी पुरानी प्रेमिका वापस मिल गई है, तो वो कहाँ है? तो फैंग कहता है कि वैसे वो तुम्हें 7 दिन के बाद में बोर्ड मीटिंग में मिलेगी। ये सुनकर के तो यान का फेस ही उतर जाता है और वो कहती है कि पर आप मुझे नहीं छोड़ सकते हैं। तो फैंग कहता है कि मुझसे दूर रहो और अपने दिमाग पर कंट्रोल रखो, मैं सिर्फ दादी की आखिरी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ और वैसे भी तुम्हें बुक पढ़ने की जरूरत है क्योंकि तुम दिन पे दिन बददिमाग होती चली जा रही हो। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। उस बुक को देख करके तो यान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो कहते हैं कि आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम विनी के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि नई औरत के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा होता है, यानी कि वो उसे पीठ पीछे धोखा दे रहा होता है। जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड लिली कह रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ जाए, तो वो कहता है कि वो अभी नहीं आएगी, लेकिन इतने पर तो विनी आ जाती है और उसे किसी और औरत के साथ में देख करके तो उसे गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो उसे गुस्से से पकड़ते हुए कहती कि आखिर ये चुड़ैल कौन है और तुम इसके साथ में क्या कर रहे हो? तो लिली कहती कि मैं इसकी लवर हूँ और ये मुझसे बहुत प्यार करता है। जहाँ चैन उसे खुद से छुड़ाते हुए कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है और आज मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप चाहता हूँ। इस बात पर विनी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती कि धोखेबाज कहीं के, मैंने तुम्हारे लिए स्टॉल लगाया, मैंने तुम्हारे लिए कितनी कड़ी मेहनत की ताकि मैं तुम्हारा फीस भर सकूं, ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको और कुछ कर सको। यहाँ तक कि इस घर का किराया भी मैं ही देती हूँ और तुम मेरे ही घर में बैठ कर किसी दूसरी औरत के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहे हो और मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे हो। इस बात पर लिली उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है कभी अपने आप को मिरर में तुमने देखा है कि तुम कितनी अगली हो? तुम्हारे शरीर से स्मेल आती है, तुम्हें कोई भी आदमी पसंद नहीं करेगा। इस बात पर चैन हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब भी मैं इससे करीब जाता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग फील होने लगती है। ये सुनकर के विनी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो उसे कहती कि इसका मतलब कि तुम्हारी सारी बातें झूठी थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो चैन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ, तुम तो बस एक मूर्ख और बेवकूफ लड़की हो जिसे मैं यूज कर रहा था, ना कि तुमसे प्यार करता था। ये सुनकर के तो विनी के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लिली उसे धक्का दे देती है। इतने पर वहाँ पर विनी का कर्जदार आ जाता है और पैसे मांगने लगता है और इसी बात का फायदा उठा करके लिली उसके मुंह पर पैसे फेंकते हुए कहती कि मैं तुम्हें पैसे तो दे रही हूँ, लेकिन साथ में तुम इस लड़की को इस घर से बाहर फेंक दो। अब पैसे पाने के बाद में वो विनी को पकड़ करके उस घर से बाहर निकालने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे घर से बाहर निकालता, फैंग अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख करके तो सबका खून ही सूख जाता है। जब फैंग के बॉडीगार्ड्स उस आदमी को पकड़ करके खूब पीटते हैं। अब चैन तो फैंग को देख करके काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि आप हैं कौन, जिस पर फैंग विनी को अपनी क्लोज खींचते हुए कहता है कि मैं इसका फियांसी हूँ। ये सुनकर के तो चैन शॉक रह जाता है और वो कहता है कि आखिर इसने सगाई कब कर ली, जिस पर लिली फैंग को देख करके कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जी परिवार के युवा मास्टर है। ये सुनकर के तो चैन को सदमा लग जाता है और वो कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि विनी इतनी चालाक लड़की निकलेगी जो कि इतने अमीर आदमी को फंसा लेगी। इस बात पर फैंग कहता है कि जरा अपनी जबान पर लगाम दो, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रहे हो। विनी तांग परिवार की पोती है जो कि इस सिटी का सबसे पावरफुल फैमिली है। ये सुनकर के तो सबके होश ही उड़ जाते हैं और यहाँ पर विनी सोचने लग जाती है कि इन्हें इस तरीके से सबके सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तो ऊपर से मुझे अपने फियांसे भी सबको बताने लग गए। इतने पर हान उसका फेस ऊंचा करते हुए कहता है कि अपना सिर झुकाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ लिली कहने लग जाती है कि मैंने सुना तो था कि तांग परिवार की पोती कहीं गायब हो गई है, क्या विनी वही लड़की है जो कि उनकी खोई हुई पोती मिल गई है। ये सुनकर के तो चैन की आंख चमक उठते हैं और वो फौरन से विनी के पास जाकर के कहने लग जाता है कि बेबी मुझे माफ कर दो, मुझे इस लिली में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये देख करके तो लिली भी शॉक रह जाती है और वो कहती कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, जिस पर चैन उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम एक मैनिपुलेटिव लड़की हो। इस बात पर फैंग चैन को दूर करते हुए कहता है कि मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगा। और हाँ, मैंने बिल्डिंग पूरी की पूरी खरीद ली है, तो जितनी जल्दी हो सके इसे छोड़ करके यहाँ से निकल जाओ। इतना कह करके वो उसके मुंह पर पैसे फेंक करके विनी को वहाँ से लेकर के बाहर आ जाता है। विनी तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कितना डैशिंग लग रहा है। जहाँ फैंग उससे कहता है कि अब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना, या फिर तुम अपने चीटर बॉयफ्रेंड के साथ में रहना चाहती हो। तो विनी कहती कि नहीं, मैं अब आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इतना कह करके उसके साथ में हाथ मिला लेती है। अब वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेकर के बाहर निकलते हैं। जहाँ विनी सोचती कि हे भगवान, मैंने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। फैंग उसे देख कर कहता है कि चलो शादी तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब तुम्हें शॉपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब से तुम जी परिवार की बहू हो और तांग परिवार की पोती हो, तो तुम इस तरीके से नहीं रह सकती हो। ये सुनकर के विनी कहती कि ठीक है, मैं शॉपिंग करने के लिए तो तैयार हूँ। इतना कह करके वो सोचती कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड चीची को मेरे पास में बुलाना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे बुरे वक्त में बहुत ही ज्यादा साथ दिया है, तो मैं अमीर बनने के बाद में उसे भूल कैसे सकती हूँ, इसलिए मैं उसे भी शॉपिंग पर लेकर के जाऊंगी। इतने पर फैंग उसे ब्लैक कार्ड निकाल करके देता है और कहता है कि दिल खोल करके शॉपिंग करना, और मैं यहाँ से कंपनी जा रहा हूँ, जब तुम्हारी शॉपिंग पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें आकर के रिसीव कर लूंगा। तो विनी कहती कि ठीक है। अब विनी अपनी फ्रेंड चीची के साथ में एक बड़े से मॉल में जाती है, लेकिन मॉल के बाहर उसकी फ्रेंड चीची कहने लग जाती है कि तुम मुझे कहाँ लेकर के चली आए, तुम्हें पता भी कि इसके अंदर हमें लोग घुसने नहीं देंगे। तो विनी कहती कि घबराओ मत, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। ये सुनकर के चीची कहती कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पास में इतने पैसे आए
आए कहाँ से, क्या तुमने लॉटरी जीत ली या फिर तुमने कहीं पर डाका डाला है। तो विनी कहती कि बस तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इतना कह करके वो मॉल के अंदर इंटर करने जाती है, पर बाहर खड़ा गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता है। इस बात पर वो गार्ड के मुंह पर पैसे फेंक देती है। ये देख करके तो चीची और गार्ड दोनों ही हैरान रह जाते हैं। जहाँ वो काफी शान के साथ में अंदर इंटर करती है, जहाँ वो दोनों फ्रेंड मिलकर के बहुत सारी शॉपिंग करती हैं और अपना मेकओवर करवाती हैं। और जब वो दोनों बाहर निकलती है तो उनका हुलिया बिल्कुल चेंज लगता है। तभी विनी की नजर एक डिजाइनर पर्स पर पड़ती है, जिसे देख करके तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। तभी वहाँ पर यान भी आ जाती है, तो उस स्टोर के मैनेजर उसे देख करके उसकी तरफ दौड़ पड़ती है और उसे इज्जत के साथ में वहाँ पर बिठाती है, क्योंकि यान उनकी रेगुलर कस्टमर थी जो कि काफी एक्सपेंसिव चीजें परचेज करती थी। अभी वो दोनों पर्स देख ही रही होती है, तब तक वहाँ के मैनेजर उनके हाथ से पर्स छीनते हुए कहती है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे होगी इस स्टोर में घुसने की, तुम दोनों को देख करके लग नहीं रहा है कि तुम दोनों इस पर्स को बाय भी कर सकते हो। इतना कह करके वो पर्स ले जाकर के यान के हाथ में दे देती है। इस बात पर विनी भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी इस तरीके से हमारी इंसल्ट करने की, तुम मुझे इस तरीके से कैसे जज कर सकती हो कि मैं इस पर्स को नहीं खरीद सकती हूँ। अब यान उसे काफी ध्यान से देखने के बाद में कहती है कि तुम्हारे स्टोर में किस टाइप के लोग आने लग गए हैं। तो मैनेजर कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये दोनों यहाँ पर कैसे घुस आई। अब इस बात को लेकर के विनी और यान के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को जलील करना शुरू करती हैं। अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक से बढ़कर के एक शॉपिंग करने लगती हैं और एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। वहीं फैंग भी दूर खड़ा होकर के इन दोनों को देख रहा होता है और वो विनी को देख करके सोचता है कि लड़ती हुई कितनी क्यूट लग रही है। जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको ऐसा नहीं लगता है कि लड़की कितने पैसे बर्बाद कर रही है। ये सुनकर के फैंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और वो कहता है कि विनी मेरी वाइफ है, वो जितने चाहे उतने पैसे बर्बाद कर सकती है। अब यान और विनी की लड़ाई खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रहा होता है और विनी बहुत ही ज्यादा शॉपिंग कर लेती है। इसीलिए उस शॉप की ओनर वहाँ पर आकर कहती है कि मैडम आपने बहुत ही ज्यादा शॉपिंग कर ली है, इसीलिए हमें शक हो रहा है, आपको अपना कार्ड मुझे दिखाना पड़ेगा। जिस पर विनी उन्हें अपना कार्ड दे देती है। उस कार्ड को देख करके तो वहाँ की ओनर भड़क जाती और कहती कि ये तो जिन परिवार का कार्ड है, कहीं तुम चोर तो नहीं जो इस कार्ड को चुरा करके यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए चली आई। इतना कह करके वो उन्हें अपने कार्ड से पकड़वा लेती है। जहाँ उस कार्ड को देख करके यान भी भड़क जाती और कहती कि ये तो मिस्टर फैंग का कार्ड है, ये जरूर चोर है। और इतना कह करके वो उन दोनों को वहाँ पर खूब पिटवाती है। तभी वहाँ पर फैंग अपने बॉडी गार्ड्स के साथ में आता है और यान को पुश करते हुए विनी को उठाता है और सबसे कहता है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे होगी मेरी वाइफ को हाथ लगाने की, तुम्हें पता भी है कि तांग परिवार की पोती है। ये सुनकर के तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। जहाँ वो लड़की फैंग का कार्ड देते हुए कहती कि हमें आपका कार्ड इस लड़की के पास से मिला था, इसीलिए हमें शक हो गया था। जिस पर फैंग कहता है कि मैंने ये कार्ड अपनी वाइफ को दिया था, क्या इस बात से तुम्हें कोई परेशानी है। तो वो लड़की कहती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। अब ये सब देख करके तो यान के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो फैंग से कहती है क्या आप मुझे छोड़ करके इस देहाती गंवार लड़की से शादी करना चाहते हैं। इस बात पर फैंग भड़क जाता है और कहता है कि तांग परिवार की पोती है, जिससे कि मेरी सगाई बहुत पहले हुई थी और तुम तो एक रिप्लेसमेंट हो। ये सुनकर के तो यान का फेस उतर जाता है। जहाँ फैंग विनी को अपने साथ लेकर के चला जाता है। अब यान तो पूरी तरीके से चिढ़ करके रह जाती है। इधर मेंशन में आने के बाद विनी मेंशन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करती और अपना रूम ढूंढते ढूंढते फैंग के रूम में इंटर कर जाती है और बेड पर खुद को फेंकते हुए सोचती कि वाह ये बेड कितना सॉफ्ट है और वो वहाँ के बेडशीट को देखने लगती है। इतने पर फैंग नहा करके बाथरूम से बाहर आता है, जिसे देख करके तो विनी अपनी आईज क्लोज कर लेती है और काफी देर से चिल्लाते हुए कहती कि आखिर आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं। तो फैंग उससे कहता है कि लगता है कि तुम सस्ता नशा करके पूरे मेंशन में घूम रही हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा रूम है, तुम्हारा रूम मेरे बगल में है। इस बात पर विनी कहती कि अच्छा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इतना कह करके वो अपनी आईज क्लोज करते हुए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतने पर उसका पैर फिसल जाता है और वो खुद को बचाने के लिए फैंग के टॉवेल को पकड़ करके खींच देती है, जिसकी वजह से सब कुछ खुल जाता है। अब तो वो और भी ज्यादा तेज चिल्लाते, साथ में फैंग भी चिल्ला देता है और यहाँ पर सब कुछ बंटाधार हो जाता है। जहाँ ये सब होने के बाद में विनी अपने रूम में बैठ करके अपने टेडी बियर को मारते हुए काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रही होती है। इतने पर वहाँ पर फैंग आता है तो विनी खड़ी होकर के उससे कहती कि मेरा आपको देखने के इस तरीके से कोई भी इरादा नहीं था। तो फैंग कहता है कि बकवास करना बंद करो, मैं उस बारे में बात करने के लिए नहीं आया हूँ। इतना कह करके फैंग उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देख करके तो विनी काफी घबरा जाती है और उससे कहती कि बस इतनी दूर मुझसे खड़े रहिए। और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ में वेडिंग नाइट एक्सपेंड करने के लिए आया है। उसकी शक्ल देख करके फैंग कहता है कहीं तुम फिर से कोई अनाड़ी वाली बात तो नहीं सोचने लग गई। मैं यहाँ पर बस इतना बताने आया हूँ कि तुम्हें और भी ज्यादा पैसे खर्च करने चाहिए ताकि सबको लगे कि तुम तांग परिवार की पोती हो। इस तरीके से इतने कम पैसे खर्च मत करो। ये सुन करके तो वो हैरान रह जाती और कहती है कि आप सच में ये कहना चाहते कि मैं खुले हाथ पैसे खर्च करूँ। अब ये सुनकर के वो फैंग के सामने बकबक करने लगती और उसे बताने लगती कि वो कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने वाली है। उसकी इनोसेंट भरी बातें सुन करके तो फैंग के फेस पर स्माइल आ जाता है और वो काफी गौर से उसकी बातों को सुन रहा होता है। अगले दिन फैंग बटलर से पूछता है कि विनी ने अब तक कितने पैसे खर्च किए। जहाँ बटलर बताता है कि मैडम ने अब तक 1 बिलियन खर्च कर दिए हैं। ये सुनकर के तो फैंग काफी खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अच्छी बात है कि बखूबी अपना रोल निभा रही है। जहाँ बटलर बताता है कि जब से सबको ये बात पता चला है कि तांग परिवार की पोती वापस आ गई है, तब से कंपनी का स्टेटस और भी ज्यादा अच्छा हो गया है और हमारे शेयर्स के रेट भी काफी ज्यादा हाई पॉइंट तक पहुंच गए। ये सुनकर के तो फैंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वैसे विनी है कहाँ, मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर विनी तो अपने फ्रेंड के साथ भी ठेले पर फ्राइड राइस बेच रही होती है। जहाँ फैंग उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे देख करके सोचता है कि लड़की अभी भी फ्राइड राइस बेच रही है। तभी चीची फैंग को देखती है और कहती है कि देखो
देखो ना तुम्हारे सैया जी तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक चले आए। ये सुन करके तो विनी एकदम से शर्मा जाती है और कहती है कि तुम इस तरीके से मुझे छेड़ना बंद करो। इतना कह करके वो फैंग के पास जाती है और पूछती कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फैंग कहता है कि तुम इतनी बड़ी घर की बहू होकर के इस तरीके से यहाँ पर फ्राइड राइस बेच रही हो, अगर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तब तक वहाँ पर चीची आती है और विनी को पुश करते हुए फैंग की तरफ कहती है कि तुम्हें जीजू के साथ में कहीं बाहर जाना चाहिए। ये सुन करके तो विनी का फेस एकदम से लाल हो जाता है और वो और भी ज्यादा शर्माने लगती है, जिसे देख करके तो फैंग स्माइल करता है और कहता है कि वो सही तो कह रही है। जहाँ विनी उसे लेकर के अपने साथ चली जाती है। अब विनी को फैंग के साथ में देख करके उसके पड़ोसी उससे पूछती कि ये कौन है, क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड है। लेकिन इससे पहले कि विनी कुछ कहती है फैंग कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। ये सुन करके तो विनी शॉक रह जाती है और इस बात को करेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। जब वो फैंग को ऑफर करती है कि क्या आप हमारे यहाँ का नूडल्स खाएंगे, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो विनी कहती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, आपको यहाँ का नूडल्स खा के एक बार देखना चाहिए। अब फैंग तो बेचारा कभी इस तरीके से स्ट्रीट फूड खाया नहीं था और ना ही सड़क पर बैठ करके उसने कभी इस तरीके से नूडल्स खाए थे और इस समय उसे बहुत ही ज्यादा awkward फील हो रहा होता है। जब विनी उसके लिए नूडल्स लेकर के आती है तभी फैंग को कुछ अजीब सा स्मेल करता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा है। फैंग की बातें सुनकर के विनी नूडल्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि इसी में से स्मेल आ रहा है। ये सुनकर के फैंग जैसे उसे स्मेल करता है तो उसे वोमिटिंग फील होने लगता है और वो विनी से कहता है कि क्या तुम इस तरीके की गंदी चीजें खाती हो। जिस पर विनी कहती है कि मैं मानती हूँ कि इसका स्मेल अच्छा नहीं है, पर प्लीज एक बार इसे खा करके देखिए, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये सुनकर के तो फैंग उसे देखने लग जाता है और काफी ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद में वो सोचता है कि चलो एक बार चेक करके देख ही लेता हूँ और इसीलिए वो उसे खाता है और उसे खा करके तो उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो कहता है कि तो वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी है। तो विनी कहती है कि मैंने कहा था ना कि आपको पसंद आएगा। अब तो फैंग उसे खाना शुरू कर देता है। वहीं हम तांग ग्रुप के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि दूर से खड़े होकर के इन्हें देख रहा होता है और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जाकर के फैंग का काम तमाम कर दो। ये सुनकर के तो सारे आदमी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये जी ग्रुप के प्रेसिडेंट है और अपने परिवार के इकलौते वारिस है, भला हम उन्हें कैसे मार सकते हैं। ये सुनकर के डायरेक्टर कहता है कि बहुत ही बड़ा जालसाज इंसान है जो कि दादी को मरे हुए भी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और उसने एक नकली लड़की को उनकी पोती कह करके हायर कर लाया है ताकि वो उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प सके। ऐसे इंसान को तो मर जाना चाहिए। ये सुनकर के तो उसके सारे आदमी गुस्से में आ जाते हैं। इधर फैंग बेचारा बैठ करके नूडल्स खा ही रहा होता है, तब तक वो आदमी उसके पास में पहुंच जाता है। फैंग तो उसे देख करके काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि अब ये कौन है। तो विनी कहती है कि आप खाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। विनी उसे पूछती कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर गुंडा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझसे ये बात पूछने की, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। इतना कह करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब तक फैंग उसे रोक लेता है। जहाँ अब इन गुंडों के बीच में फैंग की फाइट शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई के चक्कर में फैंग के सर पर चोट लग जाता है, जिसे देख करके विनी के पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस तरीके से हमारे विनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, अभी हम तुम्हें बताते हैं कि हम तुम्हारे साथ में क्या कर सकते हैं। इतना कह करके वो उन गुंडों को खूब पीटते हैं। ये सब देख करके तो डायरेक्टर का मूड खराब हो जाता है और उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। जहाँ वो कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं तुम दोनों काम तमाम तो करवा करके रहूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। ये सब होने के बाद में विनी उससे पूछती कि आखिर आप मेरी इतनी केयर क्यों करते हैं और आज तो आपने मुझे बचाने के चक्कर में खुद को घायल कर लिया। यहाँ पर विनी को देख करके साफ पता चल रहा होता है कि वो फैंग को चाहने लगी थी और उसे मनी मन अपना पति भी मानने लगी थी, लेकिन फैंग उसके सवालों का कुछ अजीब तरीके से जवाब देता है और वो उससे कंफ्यूजिंग तरीके से कहता है कि देखो मैंने तुम्हें अपने परिवार के पछड़ों में फंसाया है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। ये सुनकर के विनी काफी डिसअपॉइंट हो जाती और वो कहने लग जाती कि इंसान को जितना मिलता है वो उसके लिए कम ही होता है। वो एक अलग तरीके का सपना देखने लगता है। फैंग उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। ये सुनकर के विनी भड़क जाती है और कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तभी फैंग की नजर उसके लॉकेट पर पड़ती है जिसे विनी ने पहना होता है और उस लॉकेट को देख करके सोचता है कि जो दादी तांग की तरह लॉकेट लग रहा है और यहाँ पर उसे शक हो जाता है और वो बड़ी चालाकी से विनी का एक बार ले लेता है ताकि वो उसका डीएनए टेस्ट करवा सके। विनी को लगता है कि वो उसे टच करने वाला है, इसीलिए वो उससे कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो फैंग कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारा हस्बैंड हूं ना, तो मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर के तो शर्मा जाती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। अगले दिन फैंग विनी को बोर्ड मीटिंग में लेकर के जाता है जहाँ डायरेक्टर विनी को देख करके फायर हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे होगी इस लड़की को यहाँ पर लेकर के आने की। हमें पता है कि लड़की फेक है और तुमने इसे हायर किया है क्योंकि हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सड़कों पर खड़ी होकर के नूडल्स और फ्राइड राइस बेचती है, जिसे तुमने पैसे देकर के हायर किया ताकि तुम दादी तांग की विरासत को हड़प सको। ये सुनकर के फैंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बस कुछ देर इंतजार करो, अभी इसका डीएनए रिपोर्ट आता होगा जिसे देख करके तुम सभी को यकीन हो जाएगा कि यही दादी तांग की पोती है। इस बात पर डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे? तुम विरासत हड़पने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, यहाँ तक कि तुम फेक डीएनए रिपोर्ट भी बनवा सकते हो। अभी ये सब बातें चली रही थी तब तक यान अपनी मदर को लेकर के वहाँ पर पहुंच जाती है और कहती है कि देखिए नमा, ये वही लड़की है जो कि फैंग को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है। यान की मदर उसे देख करके कहने लग जाती है कितनी बदसूरत और बेकार लड़की है, ना ही ये पढ़ी लिखी और ना ही अच्छे घर खानदान से बिलोंग करती है, तुम इस लड़की के लिए मेरी बेटी को रिजेक्ट करने जा रहे हो। इतना कह करके वो सोचने लग जाती है कि पता नहीं क्यों लड़की मुझे मेरी बेटी जैसी लग रही है जो कि काफी ज्यादा मनहूस थी, जिसे मैंने बचपन में ही छोड़ दिया था। यहाँ पर फैंग कहने लग जाता है कि अगर विनी किसी अमीर परिवार
में पली बड़ी होती और अच्छी शिक्षा प्राप्त की होती तो आपकी गोद ली हुई बेटी यान, जो कि पूरी तरीके से बददिमाग है, उससे कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट और काबिल होती। ये सुनकर के तो यान भड़क जाती और कहती कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। अब ये सब सुनकर के तो यान की मदर भड़क जाती और कहती कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। अगर मैंने अपने हाथ खींच लिए तो तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम इस 2 कौड़े के लड़के के लिए सब कुछ खोने के लिए तैयार हो? इस बात को लेकर के वहाँ पर बहस बढ़ने लगती और इन्हीं बहस के बीच में बटलर डीएनए रिपोर्ट लेकर के आता है, जिसे देख करके डायरेक्टर पूरी तरीके से खारिज कर देता है और कहता है कि डीएनए रिपोर्ट नकली है, तुम हमें यहाँ पर बेवकूफ नहीं बना सकते हो। ये सुनकर के तो विनी काफी परेशान हो जाती और सोचती कि लगता है कि फैंग का प्लान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और उसकी चोरी पकड़ी गई। ये सब सुनकर के तो यान की मदर भी काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि उनके पास में तो इस बात का कोई भी जवाब नहीं था और उन्हें पहले से ही शक था कि विनी उनकी ही बेटी है। यहाँ पर फैंग उस रिपोर्ट को उठा करके देखता है और उसे बात कंफर्म हो जाता है कि विनी दादी तांग की असली पोती, लेकिन वो इस बात को विनी से कंफर्म नहीं करता है। यहाँ पर फैंग कहता है कि अगर आप लोग को मेरी बातों पर यकीन नहीं कि ये डीएनए रिपोर्ट असली है तो मैं फिर से जांच करवाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन यान की मदर इस बात से एकदम मुकर जाती है और कहती कि मुझे पता है कि मेरी बेटी नहीं है। इतना कहकर के वो उसे डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती कि मेरी बेटी तो पहले ही मर चुकी है। और यहाँ पर वो सोचने लग जाती कि मैं इस लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इससे नफरत करती हूँ। उनकी बातें सुनकर के विनी को फैंग की कई बात याद आती है कि यान की मदर को उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने बेटी को जन्म दिया था, इसीलिए वो अपनी बेटी से नफरत करने लग गई और उन्होंने उसे फेंक दिया। ये सब सुनकर के विनी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो फैंग से धीरे से कहती है कि कितनी निर्दयी औरत है। अब इन सभी बातों को लेकर के तो डायरेक्टर और भी बहुत बुरी तरीके से भड़क जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और आज मैं ये फैसला लेता हूँ कि मेरे तांग ग्रुप का तुम्हारे जी ग्रुप के साथ में सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं। और यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को उठा करके फेंक दो। इस बात पर फैंग भड़क जाता है और उन्हें पेपर दिखाते हुए कहता है कि ये मत भूलो कि मुझे दादी तांग ने पूरा अधिकार दिया था कि मैं तांग ग्रुप का कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी शादी उनकी पोती के साथ में तय हो चुकी थी, इसलिए तुम मुझे मेरे अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं भी कानूनी तौर पर लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के तो सबका मुंह बंद हो जाता है। अब फैंग से कोई भी बहस करने की हिम्मत नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास में पूरी पावर थी, इसीलिए वो अगले दिन विनी को तांग ग्रुप में लेकर के जाता है, जहाँ वो प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठती और यहाँ पर फैंग उसे कंपनी के सारे नियम कानून और बिजनेस के बारे में बताता है। ये सब करते करते काफी रात हो जाती है तो विनी कहती कि अब बस बहुत हुआ, अब मेरी छुट्टी हो गई। इतना कह करके वो बाहर आती है तो वो देखती कि एम्प्लॉय अभी भी काम कर रहे होते, इसीलिए वो पूछती कि तुम सारे इतने लेट वर्क क्यों कर रहे हो? तो एम्प्लॉय कहती क्योंकि हमें ओवर टाइम के पैसे मिलते। इस बात पर विनी कहती कि तुम्हें अपने फैमिली वालों के साथ में टाइम बिताना चाहिए, ना कि कुछ पैसों के लिए इतना लेट वर्क करना चाहिए। वही मौजूद यान ये सब सुनकर के कहने लग जाती कि तुम क्या जानोगे कंपनी कैसे चलाते हैं, तो कृपया करके कंपनी को अपने ठेले की तरह मत समझो। यहाँ पर विनी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सारे एम्प्लॉयज की सैलरी और बोनस को डबल कर देती है। ये देख करके तो सभी काफी खुश हो जाते हैं और अपने नए बॉस की फैन हो जाते हैं। ये सब देख करके तो यान बौखला जाती है और डायरेक्टर के साथ में मिलकर के प्लान बनाती है और कंपनी की पार्टी के दौरान उसके ड्रिंक में कुछ मिला करके दे देती है, जिसे पी करके उसे कुछ अजीब फील होने लगता है। तभी वहाँ पर विनी का न्यू असिस्टेंट आता है, जो कि गवर्नर का बेटा भी था, जहाँ वो दोनों मिलकर के उसे भी नशा दे देते हैं और उन दोनों को होटल रूम में भेज देते हैं। जिसके बाद में यान मीडिया वालों को कॉल करके बुलाती है ताकि वो विनी की रेपुटेशन खराब कर सके और उसे बदनाम कर सके, जिसकी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया जाए। इधर होटल रूम के अंदर सर्वेंट उन दोनों को एक दूसरे के साथ में लिटा करके परफेक्ट व्यू बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि दूसरों को देख करके ऐसा लगे कि उन दोनों ने एक दूसरे के साथ में नाइट एक्सपेंड किया है। अभी वो ये सब कर ही रहे होते हैं, तब तक वहाँ पर फैंग आ जाता है, जो कि उस सर्वेंट को किक मार करके अंदर घुसता है और फौरन से विनी को अपनी जैकेट से कवर करता है। फैंग को देख करके तो उस आदमी का खून ही सूख जाता है और उसे कहने लग जाता है कि सब मैंने नहीं किया, ये सब मुझसे करवाया गया है। तभी उस सर्वेंट गर्ल के पास में यान की कॉल आती है, तो फैंग के सामने सो कॉल रिसीव करती है और फैंग को सारी बातें सुना देती है, जिससे कि फैंग को पता चल जाता है कि सब यान और डायरेक्टर का ही प्लान है। अब जैसे मीडिया वाले होटल रूम में इंटर करते हैं तो वहाँ पर यान को डायरेक्टर के साथ में सोया हुआ पाते हैं। जब वो दोनों होश में आते तो शॉक्ड होकर के चिल्ला उठते हैं और खुद के बिछाए हुए जाल में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं और बहुत बुरी तरीके से मीडिया वालों के सामने बदनाम हो जाते हैं। इधर फैंग विनी को सोया हुआ देख रहा होता है, जहाँ विनी नींद में बकबक करते हुए उसे अपनी तरफ खींच करके उसे एक प्यारी सी किस कर देती है। पर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो चिल्ला उठती है और वो खुद को चेक करने लग जाती है कहीं उसने फैंग के साथ में नाइट एक्सपेंड तो नहीं कर लिया। फैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था? तो वो कहती कि मुझे बस इतना याद है कि मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। जिस पर फैंग उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसने उसे प्रोटेक्ट किया और यान और डायरेक्टर को बेहोश करके उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया, वरना आज विनी की तो डर्टी फोटोज वायरल हो गई होती। इधर डायरेक्टर कहता है कि आज इस बेवकूफ यान की वजह से मैं बदनाम हो गया, मुझे पूरा यकीन है कि इसने जानबूझकर के फैंग को सब कुछ बताया है ताकि मैं फंस जाऊं। तो यान कहती कि आखिर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये सब देख करके यान की मदर कहती कि अब बस बहुत हुआ, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, मैं तुम्हें लेकर के अब्रॉड चलूंगी। तो यान कहती कि ठीक है, मैं आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन डायरेक्टर तो बदले की आग में जल रहा होता है और वो तांग परिवार का सब कुछ हड़पना चाहता था। इधर फैंग और विनी आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि फैंग बेड पर सोना चाहता था और विनी बेड शेयर करना नहीं चाहती थी। तभी वहाँ पर बटलर भागता हुआ आता है और बताता है कि मिसेस तांग का एक्सीडेंट हो गया है और वो जिंदगी
और मौत से लड़ रही है। ये सुनकर के तो वो दोनों शॉक रह जाते हैं और भागते हुए फौरन से हॉस्पिटल उन्हें देखने के लिए जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि हमने इलाज तो कर दिया है पर कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि उनकी हालत गंभीर है, इसीलिए आप लोग तैयार रहिएगा। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। फैंग कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दुर्घटना साजिश के तहत किया गया है। और यहाँ पर फैंग अब फाइनली विनी से बता देता है कि मिसेस तांग ही तुम्हारी जैविक मदर है और वो जो डीएनए रिपोर्ट था वो असली था। मैंने उस समय तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मैं तुम्हें शॉक नहीं देना चाहता था। ये सुनकर के तो विनी को जैसे सदमा ही लग जाता है और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, जहाँ वो अंदर जाती है और रोती अपनी मदर से कहने लग जाती है कि मैं बचपन से यही सपना देखती आ रही थी कि काश मैं एक दिन अपनी माँ से मिल पाती और उन्हें गले से लगा पाती, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज्यादा फूटी हुई कि आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं, पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से उठ जाएं और जल्दी से ठीक हो जाएं। इधर डायरेक्टर का आदमी आकर के उसे बताता है कि हमने करीब करीब मिसेस तांग का काम तमाम तो कर ही दिया है। ये सुनकर के तो वो काफी खुश हो जाता है और लड़कियों के साथ में गुलछर्रे उड़ाते हुए उनके साथ में पार्टी करने लगता है। यानी कि सब उसी का किया धरा था, उसी ने मिसेस तांग का एक्सीडेंट करवाया था। इतना कम नहीं था कि वो तांग ग्रुप के सारे सीक्रेट्स को लीक कर देता है और विनी पर सारा इल्जाम लगा देता है, जिसकी वजह से सारे कंपनी वाले विनी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसे कंपनी छोड़ करके जाने के लिए कहने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिसेस तांग आती है जो कि होश में आ चुकी थी, जिन्हें देख करके तो डायरेक्टर को सदमा ही लग जाता है और वो कहता है कि तुम मरी नहीं, तुम अभी तक जिंदा हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं जिंदा हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हें एक्सपोज करने के लिए आई हूँ। इतना कहकर के वो पेन ड्राइव दिखाती है जिसमें कि उसके सारे काले चिट्टे होते हैं। साथ में फैंग भी उस वीडियो को सबके सामने प्ले कर देता है जिसमें कि डायरेक्टर मिसेस तांग की कार के साथ में छेड़छाड़ कर रहा होता है। ये देख करके तो पुलिस उसे घसीट करके वहाँ से लेकर के अपने साथ चली जाती है। इतने में कंपनी में अचानक से आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और यहाँ पर फैंग विनी को बचाने के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जहाँ उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। अब कुछ देर के बाद में विनी जब होश में आती है तो सबसे पहले फैंग के बारे में सोचने लगती है और फौरन से फैंग के वार्ड की तरफ जाने लगती है, जहाँ उसे रास्ते में एक आदमी किडनैप कर लेता है, जो कि उसे सीधा डायरेक्टर के पास लेकर के जाता है। यानी कि डायरेक्टर पुलिस की गिरफ्त से भाग चुका होता है, जहाँ वो फैंग को कॉल करके कहता है कि अगर तुम अपनी बेबी गर्ल की जिंदगी चाहते हो तो मेरे बताए गए पते पर चुपचाप से पहुंच जाओ। इधर फैंग हॉस्पिटल में होता है लेकिन वो अपनी खुद की परवाह ना करते वहाँ से फौरन से निकल जाता है। इधर डायरेक्टर विनी की वीडियोस बनाते हुए अपने आदमियों से कहता है कि इसके साथ में सब कुछ कर डालो। अब उसके कहने पर वो ठरकी गुंडे विनी के साथ में बदतमीजी करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसके साथ में ज्यादा कुछ कर पाते वहाँ पर फैंग पहुंच जाता है और उन आदमियों को विनी से दूर करने लगता है। लेकिन तब तक डायरेक्टर उसके पैर पर हिट कर देता है, जिसकी वजह से फैंग गिर जाता है, जहाँ उन दोनों से कहने लग जाता है कि अब तुम दोनों एक साथ ऊपर जाओगे। इतना कहकर के वो वहाँ पर टाइमर ऑन कर देता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। विनी देखती है कि फैंग तो कुछ भी करने में असमर्थ था क्योंकि उसके पैरों में चोट लगा हुआ था, इसीलिए वो उस टाइमर को उठा करके डायरेक्टर की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से वो टाइमर उसके मुंह पर ही फट जाता है। लेकिन जब वो वापस आती है तो फैंग को बेहोश पाती है, जिसे इस तरीके से देख करके तो वो पैनिक होकर के उसे सीपीआर देते हुए फूट फूट करके रोने लगती है और चिल्लाने लगती है और कहने लग जाती है कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ, आप मुझे इस तरीके से छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। इतने पर फैंग उठ जाता है और कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ, पर तुम्हारे प्रेशर की वजह से मैं जरूर मर जाऊंगा। इतने पर विनी उसे गले से लगा करके और भी ज्यादा फूट फूट करके रोने लगती है और कहती कि मैं कितना डर गई थी। तो फैंग कहता है कि तुम्हारी मेडिकल स्किल्स तो काफी ज्यादा खराब है। इस बात पर विनी उसे हिट करते हुए कहती है कि हर वक्त मजाक करना जरूरी है, जिस पर फैंग कहता है कि अच्छा मुझे एक बार हस्बैंड कहो, जिस पर वो उसे बहुत प्यार से हस्बैंड कहती है। इतने पर फैंग उसे बहुत प्यार से किस करता है और इसी प्यारे से किस के साथ में इस ड्रामे के पर हैप्पी एंडिंग होती है।